हेलो एवरीवन, आई एम सुचरिता पालीवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो इस चैप्टर पे कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है हिस्टोरिकल चेंजेज इन द सेक्टर्स। जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए। जनरली इट हैज़ बीन नोटिस फ्रॉम द हिस्टोरियंस ऑफ मैनी नाउ डेवलप। अब देखिए, जैसे कि टाइम पे डेवलप होता रहता है कंट्रीज़ में, है ना। इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर्स वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब किसी भी डेवलपमेंट की शुरुआत के लिए जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। ऑल द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिनिंग टू प्रॉस्पर। अब देखिए, बहुत सारे जो फार्मिंग मेथड हैं वो भी चेंज हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर। अब पहले जो फूड ग्रेन होता था, हमारा जो क्रॉप से प्रोडक्शन निकलता था वो बहुत कम होता था। अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आई तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस, है ना। ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं और सेल करते हैं। तो इसी एक्टिविटीज़ में वो लोग लगे रहते हैं और अपना जो टाइम है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स। अब देखिए, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आर्मी होती हैं, ये सब सब किसी न किसी एक्टिविटी में ही तो इन्वॉल्व रहते हैं। However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector and most people were also employed in this sector. अब जैसे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वहाँ से प्राइमरी सेक्टर से नेचुरल प्रोडक्ट लेके उनको क्या किया जाता है, सामान को प्रोड्यूस किया जाता है, सामान बनाया जाता है। और बहुत सारे अदर सेक्टर्स में लोगों को क्या मिलता है, वो एम्प्लॉयड, मतलब वहाँ पे उनको काम मिलता है इसी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए 100 ईयर्स के बाद, जो न्यू मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उनसे भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस हुए। फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, अपना जो खर्चा एक्सपेंडिंग ज़्यादा शुरू कर दिया। द पीपल हु हैड अर्लियर वर्क ऑन द फार्म नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन अ लार्ज नंबर्स। अब पहले से ज़्यादा जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज में काम करने में इन्वॉल्व हो गए। दे वर फोर्स टू डू एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स। आप लोग क्या हिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको इनसे नॉलेज, चीज़ की नॉलेज मिलेगी। पीपल बिगिन टू यूज मैनी मोर गुड्स एंड that were produced in factories at cheap rates. अब पहले क्या होता था, पहले मोस्टली जो हैंडमेड प्रोडक्ट मिलते थे, फिर फैक्ट्रीज में जब जो सामान प्रोड्यूस होने लगा तो वो क्या है, वो लोगों को चीप रेट पे मिल जाता था। क्योंकि जो ज़्यादा सामान बनेगा हमारे पास, जो गुड्स ज़्यादा होंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर वॉज ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। हैंस ओवर टाइम a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. अब जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था उसकी भी जो इम्पोर्टेंस थी वो चेंज हो गई। मतलब सेकेंडरी जो सेक्टर है हमारा, उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब 500 ईयर्स में हमने देखा कि जो फर्दर जो शिफ्ट हुआ था, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो कहाँ शिफ्ट होने लगा, टर्सरी सेक्टर में। पहले लोग क्या करते थे, ज़्यादातर कहाँ पे इन्वॉल्व रहते थे, फैक्ट्रीज वगैरह में, है ना। वो लोग अब क्या करने लगे, लोग अपनी अपनी सर्विसेज खुद देने लगे। जैसे नई नई कोचिंग सेंटर्स खुल गए, बैंक हो गए, है ना, जैसे कि टीचिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो लोग अपना खुद का बिजनेस करने लग गए, है ना, खुद की अपनी सर्विस देने लग गए। बिजनेस तो मानिए। तो इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो पीपल हैं वो कहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, सर्विस सेक्टर में। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री। ये डेवलप्ड कंट्री में क्या कहलाएगा, एक जनरल पैटर्न कहलाएगा। What is the total production and employment in 3 sectors India?
इंडिया में कितने सेक्टर्स हैं? 3. ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्री. अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ भी देखा, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जो सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब या कुछ चेंजेस हैं, कुछ सिमिलरिटी भी देखने को मिलती हैं, ऑब्जर्व किया होंगे. वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन. अब हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडिया. तो इंडिया में ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, इनको देखेंगे. तो यहाँ पे हम एक ग्राफ के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे. ग्राफ 1 क्या है, उसमें क्या होता है, शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स. ग्राफ 1 जो है मतलब 3 सेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन और मतलब जो भी गुड्स हैं प्रोडक्शन से बने, मतलब जो सामान वगैरह है, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो, और सर्विसेज दिखाते हैं. दिस इज़ शोन फॉर 2 ईयर्स, मतलब ये 2 ईयर्स का है, 1973 to 74 एंड 2013-14. यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स. आप लोग ये देखेंगे 40 ईयर्स में जो प्रोडक्शन है वो कितना ग्रो हुआ. तो जो हमारा ग्राफ 1 है वो देख लीजिएगा आप एक बार. दिस इज अ ग्राफ 1. अब देखिए यहाँ पे अब 3 सेक्टर्स हैं. सबसे पहला हमारा सेक्टर कौन सा आ रहा है, जो ब्लू है उसमें क्या है हमारा प्राइमरी सेक्टर, रेड में सेकेंडरी, और जो ग्रीन है उसमें टर्शियरी सेक्टर. अब देखिए 1973 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो ग्रो किया, और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा था, लेकिन उतना नहीं था. और जो टर्शियरी, मतलब प्राइमरी और टर्शियरी की जो सिचुएशन है वो सेम जैसी दिख रही है, बल्कि जो हमारा बीच वाला जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कम ग्रो कर. अब यहाँ पे देखिए हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उससे ज़्यादा हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा इसमें यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिले. और जो हमारा थर्ड सेक्टर है, जो टर्शियरी सर्विस सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है. जो ग्राफ 1 है जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स की जीडीपी के द्वारा लिया गया है. जो हमारा ग्राफ 2 है वो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, मतलब ये ये जो सेक्टर्स हैं जीडीपी में कितना शेयर करते हैं. और जो हमारा थर्ड ग्राफ है वो भी आप देख लीजिएगा, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन सेक्टर्स का कितना शेयर है कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है. अब एक बार आप इन ग्राफ्स को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 और 4 और 2013-14, अब जो क्या था, जो प्रोडक्शन था वो 3 सेक्टर्स में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. इट हैज़ इंक्रीज मोस्ट इन द, अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था इंक्रीज, वो टर्शियरी सेक्टर में हुआ था. इसका रिजल्ट क्या हुआ, 2013-14 में जो टर्शियरी सेक्टर है वो क्या हुआ, इमर्ज हो गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर. मतलब इस सेक्टर से इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ. अब फिर मतलब किससे हुआ, ये जो सेक्टर था किसको रिप्लेसमेंट दिया, प्राइमरी सेक्टर से रिप्लेस होके सर्विस सेक्टर में एकदम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. अब जो टर्शियरी सेक्टर है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो गया इंडिया में, इसके कुछ रीजंस होते हैं. फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज. अब इसमें हर कंट्री में जो इस तरह की सर्विसेज जैसे जैसे ग्रो करती हैं, डेवलप होती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. अब इन सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं. दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. अब ये जो हैं वो क्या करते हैं, बेसिक सर्विसेज देते हैं. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज. अब जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं
उनमें जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, इनको मतलब सब कुछ सर्विसेज देनी है सबको। सेकंड रीजन क्या हो जाता है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच। अब जैसे मान लीजिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर से क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्शन होगा तभी हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगी। जब उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगी, अब तभी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। और फिर इससे क्या हो जाएगा, जब इंडस्ट्रीज में मोर ज़्यादातर सामान बनेगा तो उससे बहुत सारी सर्विसेज की भी नीड होगी ना, जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। सच एज ज़्यादा होगा तो उनको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ट्रेड भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। जैसे मान ले बिल, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड सच एज सर्विसेज। अब सबसे इन सब में क्या हो जाएगी, सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। थर्ड जो है हमारा सेक्टर, थर्ड क्या इससे मतलब कौन सा रीजन है, इन एज इकोनॉमिक लेवल्स राइज। अब इकोनॉमिक लेवल क्या होगा, राइज हुआ, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। तो लोगों ने क्या डिमांड किया, मोर सर्विसेज की डिमांड की। लाइक जैसे ईटिंग आउट, मतलब जैसे बाहर खाना। अब जब लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, बाहर खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे किसी भी चीज़ की, जैसे कोई डांस क्लासेज हो गई, कोई पेंटिंग हो गई, या इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जैसे बच्चों को दिलवाएंगे, ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे। यू कैन सी द चेंज क्वाइट शार्पली सिटीज़ एफिशिएंटली इन बिग सिटीज। अब ये जो चेंज है वो एकदम से कहाँ पे हुए, सिटीज़ में हुए, और ज़्यादातर कहाँ पे हुए, जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो फोर्थ रीजन है, ओवर द पास्ट डिकेड्स ऑल्सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ दी सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। अब जो प्रोडक्शन है इन सर्विसेज का वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गया। ये चैप्टर 4 में इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। वी शैल सी एग्जाम, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे न्यू सर्विसेज हो गई एंड द रीजन्स फॉर देयर एक्सपेंशन। अब जैसे नई नई सर्विसेज हो गई, अब उनके एक्सपेंशन मतलब खर्चे भी है ना, उस तरह से हो गया, लोगों के खर्चे बढ़ने लग गए बहुत ज़्यादा। However, you must remember that not all the services sector is growing equally well. अब आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि जो भी सेक्टर हैं, सर्विसेज हैं, जो सर्विस सेक्टर है इज ग्रोइंग इक्वली वेल, मतलब ये कभी एक ही जैसा बढ़ा है हमेशा। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जो सर्विस सेक्टर है उसमें इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब अलग अलग तरह के एम्प्लॉई हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। At one end there are a limited number of services that employ highly skilled and education workers. अब जैसे मान लीजिए कि जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, लिमिटेड हैं। सर्विसेज कैसी हैं, लिमिटेड हैं, और एम्प्लॉयड हाईली स्किल्ड, और जो लोग हैं है ना, बहुत से जो लोग हैं वो क्या है, स्किल्ड है, उनके पास एजुकेशन वर्कर्स हैं। एट द अदर एंड देयर आर अ very large number of workers engaged in the services such as shopkeepers. अब देख ली बहुत सारे जो लोग हैं है ना, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, इंगेज रहते हैं किस में, सर्विसेज में। किस तरह की सर्विस, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सनस हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो गए, एक्सेट्रा, है ना। दीज पीपल बारली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट they perform these services because no alternative opportunities for work and are available to them. Hence only a part of this sector is growing in importance. तो ये जो पार्ट है सेक्टर्स का, ये क्या करता है, ग्रोइंग, मतलब ग्रो करता रहता है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए है। You shall read more about in this next section. अब इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इसके बारे में आप पढ़ेंगे।
हमारी नेक्स्ट हेडिंग आते हैं वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। अब सबसे ज़्यादा पीपल जो हैं वो कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। ग्राफ 2 में हमने देखा था प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर ओवर द 40 ईयर्स। आप लोगों ने क्या ये देखा कि ये जो है जो चेंजेस हैं वो एकदम से हो गए डायरेक्टली, या फिर मतलब सेक्टर्स जो हैं वो 40 ईयर्स में लगभग काफ़ी इनमें जो चेंजिंग है वो देखने को मिली। अब ये रिमार्केबल है फैक्ट है कि जो इंडिया के बारे में कि जो चेंज इन शेयर और जो 3 सेक्टर्स हैं उनका कुछ शेयर जो है वो जीडीपी का मतलब जीडीपी में जाता है। सिमिलरली शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्राफ 3 में आपने देखा कि शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्राफ 3 में क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर जा रहा है 3 सेक्टर्स का 1972, 73 and 2011-12. The primary sector continues to be the largest employer even now. जो प्राइमरी सेक्टर है वो कंटिन्यूसली जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के बिना और अदर सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। ओके, ग्राफ 3 आप एक बार और देख लीजिएगा अपने आप से। अब why did not a similar shift out of the primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. अब कह रहा है कि फिर भी इतना जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो ग्रो करता ही रहता है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल कोई सेक्टर ग्रो कर पाए। अब कह रहा है कि जो ये भी एनफ नहीं है कि जो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उसमें भी जो एनफ जॉब्स हों लोगों के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है और जो प्रोडक्शन है किसका, गुड्स का, वेंट अप द मोर देन, अभी कह रहे हैं 9 times ड्यूरिंग द पीरियड, एक समय में 9 टाइम। एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्री में वेंट अप द अराउंड द 3 times। द सेम अप्लाई टू द टर्सरी सेक्टर एज वेल। इसी की तरह से जो टर्सरी सेक्टर है उसमें भी सेम अप्लाई होता है। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय द 14 टाइम, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसमें 14 टाइम। एम्प्लॉयमेंट इन दीज सर्विस सेक्टर्स रोज अराउंड 5 times। इसका रिजल्ट क्या होता है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो कहाँ पे कंट्री के, वो कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी का क्वार्टर। इन द कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द produce, whereas they employ less than half the people. Does this means that the workers in agriculture are not producing as much as could? इसका मतलब ये हुआ what it means it that 3 are more people in agriculture। अब जैसे मान लीजिए कि जो एग्रीकल्चर है उसमें 3 आदमी लगे हुए हैं या ज़्यादा भी लगे हुए हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अब क्या आप ऐसा कर सकते हैं उससे कुछ लोगों को बाहर निकाल दें, चाहे 3 people वहाँ पे लगे रहें। अगर 3 peoples की नीड है, अगर वहाँ पे 5 peoples करेंगे काम तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो उतना ही होगा। तो कह रहा है मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। तो वो क्या कहलाएंगे, जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे। अब यहाँ पे एक फार्मर है, एक लक्ष्मी स्मॉल फार्मर है, उसकी स्टोरी है। तो लक्ष्मी जो है उसके पास 2 हेक्टेयर के करीब खेती है और वो जो लैंड है उसके पास जो अनइरिगेटेड लैंड है और वो केवल रेन पे ही डिपेंड रहती है, क्योंकि अपनी फसल को उगाने के लिए उसको रेन पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे अब वो फसल में कौन सी उगाती है, जो ज्वार हो गया, अरहर हो गई, है ना, इस तरह की वो क्रॉप्स पैदा करती है। ऑल 5 members और हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। उसकी फैमिली में 5 members हैं और वो पाँचों के पाँचों इसी खेती के काम में लगे रहते हैं। वाई, क्यों? दे हैव नो वेयर
एल्स टू गो फॉर वर्क, वो कहीं और जाके करें तो उनके क्या होगा, उनकी फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नॉन रिमेन्स आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड, ईच वन इन डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. अब सबके कुछ ना कुछ काम तो करे रहते हैं, लेकिन जो सभी के सभी लोग हैं लेकिन वो फुली फिर भी एम्प्लॉयड नहीं है, फिर भी वो क्या कहलाएंगे, वो कहेंगे हमारे पास कोई काम ही नहीं है. दिस इज सिचुएशन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than the potential. This kind of underemployment is hidden in the contrast of the someone who does not have a job. लेकिन सब जो अंडर एम्प्लॉयड तो होते हैं, लोग काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास कोई जॉब नहीं है. क्लियरली वायलेबल अनएम्प्लॉयड, वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इस सबको क्या कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है या कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं. अब नाउ सपोजिंग इज, अगर मान लीजिए जैसे किसी लैंडलॉर्ड के पास जो शुक्राम है कम्स जाता है और एंड द हायर 1-2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड, तो वहाँ पे क्या करता है, वो अपनी लैंड के लिए जो कुछ लोगों को हायर कर लेता है. लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि लक्ष्मी की जो फैमिली है उसके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम है नहीं और उसको कोई ज़्यादा मजदूरी भी नहीं मिलती है. सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट. अब उसके जो छोटी सी जो ज़मीन है उसके पास, उसमें 5 लोग हैं, वो ज़्यादा काम क्यों करें, उसमें 5 लोग काम करेंगे तभी उतना ही प्रोडक्शन होगा, अगर 2 करेंगे तो भी उतना ही होगा. 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म. अगर वहाँ से 2 पीपल चले जाएं उसकी फैमिली में से कहीं अदर काम करने, तो क्या हो जाएगा, उनकी फैमिली की इनकम हो जाएगी. इन द एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन द फैक्ट्री. 2 पीपल वहाँ से क्या हो सकते, कहीं फैक्ट्री में काम करने के लिए जा सकते. वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, उससे क्या हो जाएगा, जो फैमिली की इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड, और वहाँ से और उनकी जो प्रोडक्शन है जो उनकी लैंड में वो भी उतना का उतना ही होगा. देयर आर जो लाख्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, इस लक्ष्मी की तरह ही बहुत सारे ऐसे लाखों फार्मर्स होंगे इंडिया में. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर आर प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र. अब इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सफ़र नहीं कर रहा. लोग जो हैं वो 2 आदमियों का काम है, उसको 5 आदमी मिलकर अगर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज टोटल फैमिली इनकम. इससे क्या हो जाएगा, अगर कहीं जाके जितने लोगों का काम है वो वहाँ पे जो लैंड खेती है उसमें करें और बाकी के जो अदर जो लोग हैं बाकी और जाकर कहीं काम करें, तो उससे क्या हो जाएगा, फैमिली की जो इनकम है वो कैसी हो जाएगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स. अब इस तरह का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो अदर सेक्टर्स में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल एग्रीकल्चर में ही होता है. फॉर जैसे इस तरह का भी एग्जाम लेते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स. अब मान लीजिए किसी सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे अर्बन एरिया में वहाँ पे थाउजेंड्स कैजुअल जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे लगभग थाउजेंड्स, बहुत सारे हज़ारों लाखों जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं. और वो क्या करते हैं कि द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, वो हमेशा डेली अपने काम की तलाश में रहते हैं. दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, जैसे मान लीजिए पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गए, अदर्स डूइंग और जॉब, मतलब और भी काम वाले हो गए. मैनी ऑफ दीज डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे. इनको कई बार तो काम मिल जाता है लेकिन कई बार उनको काम नहीं मिलता. सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट. अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीट में जो
कार्ट जो ठेले वाले होते हैं वो सेलिंग्स बहुत सारी कुछ चीज़ें बेचते रहते हैं। दे में स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी, वो अपना जो पूरा दिन वहाँ पे बर्बाद करते हैं और क्या होता है उनको बहुत कम अर्निंग होती है। उनको जो अर्निंग होती है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है और पूरा डे वो स्पेंड कर देते हैं। दे आर डूइंग दीज वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब इस हेडिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।